वैसे अक्सर मैं ज्योग्राफी से शुरू नहीं करता, बट कुछ लोगों के लिए नया सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। ओके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस के मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। साइंस के मैं अप्रोक्सीमेटली आपके साथ 800 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस प्लस दैट इज साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, फिजिक्स, केम एंड बायो, ये तीनों चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और हम लोगों ने एक पूल ऑफ क्वेश्चन सेट किया है, और उसी में से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको इसके अलावा क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो बच्चे बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग प्लस एसएससी, इसी में मैं इकोनॉमिक्स जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है वो यहीं पे मैं मर्ज करके पढ़ाता हूँ, जो कि आपकी जो सैटरडे को 1 आवर की क्लासेस होती है। और बाकी ये जो सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये आपका अलग से होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। किसी को कोई डाउट है अभी तक, कुछ पूछना है कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा? नहीं। दूसरी बात है दोस्तों, मेरे पढ़ाने से आप कौन कौन सा पेपर दे सकते हो मेरे पढ़ाने से? ठीक है, मतलब ये जो जब आप सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हो, आप एसएससी सीजीएल का जीएस पोर्शन आप कंप्लीटली दे सकते हो। बैंकिंग एग्जाम्स के आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बैंकिंग एग्जाम के बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन हो जाएगा। आप स्टेट पीसीएस सारे दे सकते हो। स्टेट पीसीएस में आप लोग पूछोगे कि जैसे आप यूपी से नहीं हो तो अब यूपी पीसीएस कैसे दोगे? भैया यूपी पीसीएस भी आप दे सकते हो, क्योंकि यूपी का पेपर कोई बाहर का व्यक्ति भी भर सकता है। बिहार पीसीएस दे सकते हो, एमपी पीसीएस दे सकते हो, तो उसमें आप स्टेट लेवल के ऑफिसर्स बनते हो, क्लास ए ऑफिसर्स बनते हो, वो भी आप दे सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको इन सारी चीजों के लिए तैयार कर दूंगा। एंड मोर प्रोबेबली यूपीएससी का प्रीलिम्स यूपीएससी का प्रीलिम्स का लगभग सारा चीज मैं आपको कवर करा दूंगा। प्रीलिम्स प्लस पेपर, जीएस पेपर 1, 2 एंड 3। बाकी आपको एथिक्स और ऑप्शनल पढ़ना होगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो अगर आप आगे ट्राई करना चाहते हो तो मैं यूपीएससी के लिए भी आपका बेस सेट कर दूंगा। ठीक है, मैं उसके लिए भी आपका बेस सेट कर दूंगा, कोई आगे पढ़ना चाहता है तो, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल्ड मैनर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है। सुभशीष का भाई है देवर्षिष मुझसे ही है। देवर्षिष ने यूपीएससी में मेरे अंडर एडमिशन लिया है, तो देवर्षिष अच्छा पढ़ता है वहाँ पे। ये बात देवर्षिष को बताना मत कि अच्छा पढ़ता है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या हम ज्योग्राफी में चले? कुछ और पूछना चाहते हैं एग्जाम सर? क्लास में कितना हो गया या न्यू स्टार्ट होगा? आदित्य, होता है क्या रहा कि मेरी क्लास में आप सैटरडे को आए, आपका इस बार टैक्सेशन इन इंडिया होगा। टैक्सेशन इन इंडिया या इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में से मैं एक पढ़ाऊंगा। होता क्या है कि मैं वो सेट ऑफ टॉपिक्स होते हैं, तो वो जैसे आपके 7 टॉपिक हुए, बाकी लोगों के 10 होते हैं, तो वो फिर स्टार्टिंग से शुरू से रिपीट होता है। तो जो भी आपका मिस हुआ है बेटा, तो आप उसको वहां पे रिकवर कर सकते हो। वो उधर ही मेरा वो सेक्शन चलता रहता है। तो जैसे विशाल है, विशाल ने भी ज्योग्राफी छोड़ दिया है, तो ज्योग्राफी मेरा जब आएगा तो विशाल अटेंड कर लेगा। तो मेरे सेक्शंस फिक्स्ड होते हैं कि यहाँ पे मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो टाइम स्लॉट मेरे लिए फिक्स्ड होता है। ठीक है, और कुछ? ओके, नाउ विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी भाई पढ़ते क्यों है? सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ते क्यों है? जुनेद बताओ यार, माइक्रोफोन ऑन करो यार, टाइप मत करो, आवाज तो सुनने दो। आदर्श बताओ, ज्योग्राफी पढ़ते क्यों है? अपने अगल वक्त वातावरण के बारे में जानने के लिए। किसके बारे में जानने के लिए? वातावरण के बारे में, सीजन के बारे में, अच्छा, और रेन के सर बारे में। किसी देखो के आज के, हाँ बताओ जुनेद। किसी भी जगह के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में, और जो कुछ भी उससे रिलेटेड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए। ज्योग्राफिकल कंडीशंस या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में जानने के लिए। चारू कह रही मैंने कुछ पूछा है, उसका जवाब मैंने दे दिया। यूपीएससी एग्जाम का मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जाम। सिविल सर्विस जो आईएएस आईपीएस बनते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
ठीक है, आईएएस बनने के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं उसको कहते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इसको कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, ओके, ये इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया था। ओके, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानने के लिए, ओके देखो बेसिकली एक चीज को इमेजिन करो अपने माइंड में, अगर आप कुछ साल पहले जाते हो, कुछ साल मतलब अप्रोक्सीमेटली 100-150 ईयर्स एगो, क्या उस टाइम पे ये होता है? जीपीएस सुना है? ये चीज वहां पर होती है जीपीएस? नहीं। तो एक्चुअली एक इंसान को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह को एक्सप्लोर करने के लिए तो वो क्या यूज करते हैं? टाइम जोन्स यूज करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पोजीशन यूज करते हैं, सन का पोजीशन यूज करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं सन का पोजीशन देखकर टाइम बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी हम एक फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जहाँ पे हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे इंडिया में कौन कौन से, देखो अब एक बात इमेजिन करो अपने दिमाग में, कश्मीर से आप कन्याकुमारी आते हो, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी आते हो और गुजरात से जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आप ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाते हो, तो सारा जो स्टेट है इधर की मिट्टी सेम होती है? इधर का जो सॉइल होता है सेम होता है? नहीं होता। गगन ने पहले बोल दिया नहीं होता। हर स्टेट का सॉइल टेक्सचर अलग होता है। जब हर स्टेट का सॉइल टेक्सचर अलग होगा तो वहां पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। मानते हो नहीं मानते? अब जो राजस्थान और पंजाब में जो क्रॉप्स होते हैं वो सेम थोड़ी ना हो गए, हर स्टेट का क्रॉपिंग पैटर्न अलग होगा। तो हर स्टेट का क्रॉपिंग पैटर्न अलग होगा तो हर स्टेट का खाने का स्टाइल अलग होगा, खाने पीने का स्टाइल अलग होगा। ठीक है, हर स्टेट में जो क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करता है, हर स्टेट में क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करता है। इसका मतलब ये है जम्मू कश्मीर में जो जानवर पलते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है या एनिमल्स को पाला जाता है, क्या वही सेम एनिमल्स राजस्थान की गर्मी में पाला जाएगा? नहीं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अगर कोल्ड एरिया में जो, आदर्श आपके माइक्रोफोन से डिस्टरबेंस आ रहा है, जम्मू कश्मीर में जो कोल्ड एरिया में जो एनिमल पलते हैं क्या वो राजस्थान और गुजरात की गर्मी में पल सकते हैं? नहीं। ऑब्वियसली हर एरिया का ड्रेसिंग अलग होता है। अगर आप केरला से कश्मीर तक ट्रैवल करो तो हर एरिया का, हर लोगों का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। उधर के क्लाइमेटिक कंडीशन या ज्योग्राफिकल फैक्टर में वो ड्रेसिंग सेंस दिखता है। तो बेसिकली जो ज्योग्राफी होता है वो ह्यूमन लिविंग कंडीशंस को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है? क्लाइमेट चेंज होता है तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है, सॉइल चेंज होता है तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है, क्रॉप चेंज होंगे तो भाई खाने का स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, क्रॉप चेंज होंगे तो खाने का स्टाइल चेंज होगा, ड्रेसिंग पैटर्न चेंज होगा, एनिमल्स चेंज होंगे, लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज होता है। अब ज्योग्राफी और ऑक्यूपेशन का क्या रिलेशन है भाई? ऑक्यूपेशन का मतलब है जॉब। यहाँ पे ओडिशा से कौन है? कोई ओडिशा से है? सुभाषिश, यू आर फ्रॉम ओडिशा ना? कोई कहाँ गया है भाई? भाई माइक्रोफोन ऑन कर ले यार, मेरे को लोगों का आवाज सुनना पसंद है। सुभाषिश माइक्रोफोन ऑन करो। नहीं, हाँ सुभाषिश एक बात बताओ, ओडिशा में आप कहाँ से हो? कोरापुट से हूँ सर। कहाँ से? कोरापुट आवाज नहीं आ रही। सर, कोरापुट सर। कोरापुट से, अच्छा। आपके वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है उस एरिया पे? सर नो सर, यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री नहीं है सर। नहीं, मैं आपके एरिया की बात नहीं कर रहा, पूरे ओडिशा में फिशिंग इंडस्ट्री है? यस सर, है सर। वहां से ओडिशा से जो फिश निकाले जाते हैं, फिशी कल्चर बोलते हैं उसको, जहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह में फिश को रियर किया जाता है, फिश के ब्रीड्स को रियर किया जाता है, वो एक्सपोर्ट होते हैं? यस सर, होते हैं सर। बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ओडिशा का अपना टर्मिनल है जहाँ से फिश यूएसए वगैरह जाते हैं।
ये सर फाल्कन एक है सर जो मतलब प्रॉन को सर एक्सपोर्ट करता है सर। है ना, प्रॉन्स को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब कोई भाई पंजाब हरियाणा से कोई बंदा है, कोई पंजाब हरियाणा से? गगन है, गगन माइक्रोफोन ऑन कर ले भाई। गगन कहाँ से भाई? सर हरियाणा से हूँ, बट ऑलमोस्ट हरियाणा दिल्ली में? से लगता हुआ हरियाणा। हरियाणा में कहाँ, गुड़गांव से? नहीं सर, सोनीपत। सोनीपत। भाई सोनीपत में तो खेती होती है ना काफी ज्यादा। यस सर, होती है। अब एक बात बताओ, इंडिया में एक गगन है हमारे हरियाणा से, एक सुभाषिष है हमारे उड़ीसा से। दोनों एरिया में जहां पे गगन का एरिया है वहां पर क्या बोलते हैं, वीट कल्टीवेशन भी होता है, राइस कल्टीवेशन भी होता है। सोनीपत के आगे अगर आप हिसार झज्जर वगैरह जाओगे तो राइस और वीट कल्टीवेशन दिखेगा आपको, दिखता है गगन? ठीक है, गगन ने यस लिख दिया। बट सुभाषिष के वहां पे जाओगे तो आपको वीट कल्टीवेशन बहुत रेयरली दिखेगा। क्यों भाई? क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं ना कहीं वहां के लोगों के ऑक्यूपेशन पे भी असर डालता है, वहां के लोगों के ऑक्यूपेशन पे भी असर डालता है। इनके वहां पे अब वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के पास भाई सिंपल है लॉजिक, कभी भी ज्योग्राफी ना रटना नहीं होता। वेस्ट बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल होता है, तो बे ऑफ बंगाल पास में है तो भाई समुंदर है, तो क्या होगा? फिश मिलेगा। फिश मिलेगा तो ज्यादातर लोग उस इंडस्ट्री में, फिशिंग इंडस्ट्री में इंडल्ज होंगे, ठीक है। अब हरियाणा पंजाब में क्या है, बहुत सारे, इतने सारे 5 नदियां। पंजाब क्या है, पंजाब, पंजाब नाम ही क्यों पड़ा कि 5 नदियां बहती है वहां से, ठीक है। तो मतलब वहां पे प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है तो मतलब वहां का एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो मतलब वहां के लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो ज्योग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशंस, ईटिंग हैबिट्स, इन सब पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। क्लियर हो गया? और इसी सबको हम स्टडी करने के लिए हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है जियोग्राफी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भाई ज्योग्राफी में आगे है क्या, ठीक है। सबसे पहले ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रटना मत। व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोग्राफी, ठीक है। फिजियोग्राफी क्या होता है? फिजियोग्राफी, ठीक है, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स इन अ गिवन रीजन, वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, मार्कर थोड़ा बड़ा हो गया, वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ दोस लैंडफॉर्म्स, ठीक है। लैंडफॉर्म्स आर क्लासिफाइड बाय हाइट्स फ्रॉम द सी लेवल, स्टीपनेस ऑफ स्लोप, ओके। अब इससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, रटना नहीं है। अब फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है भाई, एक जगह स्लोप होती है, अगर माउंटेन है तो माउंटेन एक जगह स्लोप होती है, एक जगह जमीन उठी होती है, एक जगह प्लेन जमीन होती है, तो अलग अलग। अब भारत में देख लो, भारत में हिमालय भी आता है। हिमालय हम माउंटेन क्यों कहते हैं भाई? माउंटेन इसलिए कहते हैं ये जगह उठी हुई है, ठीक है, एक जगह प्लेन एरिया है, तो दिस इज बेसिकली माउंटेनियस एरिया, माउंटेन, ठीक है। दिस इज बेसिकली प्लेन एरिया, दिस इज माउंटेन एरिया, दिस इज प्लेन एरिया। अब ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है भाई। लैंडफॉर्म का मतलब क्या है, ये थोड़ा उठा हुआ है और ये बिल्कुल प्लेन है। हो सकता है कुछ एरिया ऐसे हो जहां पे ढलान हो, मानते हो ना, कुछ एरिया ऐसे हो जहां पे ढलान हो। तो फिजियोग्राफी एग्जैक्टली क्या स्टडी करता है कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स को स्टडी करता है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स को स्टडी करता है। हो सकता है माउंटेनियस हो सकता है प्लेन हो सकता है स्लोपी एरिया। इतना समझ में आ गया? और उसी स्टडी को फिजियोग्राफी कहते हैं। आगे समझ में? ओके, आगे चलता है। और यार अब फिजियोग्राफी दूसरी बात क्या करता है यार, अलग अलग लैंडफॉर्म्स, अब ऑब्वियस है कि प्लेन है और माउंटेन है, इसका बनने का दोनों का तरीका। माउंटेन ऐसे तो नहीं है ना कि आज रात को हम लोग सो रहे हैं और कल सुबह उठ के देखा तो माउंटेन हो गया, नहीं। अलग अलग लैंडफॉर्म्स का बनने के पीछे एक प्रोसीजर होता है। हिमालयन माउंटेन्स के बनने के पीछे एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसेस क्या है और क्यों बना हिमालयन माउंटेन्स। और एक नॉर्थ इंडियन प्लेन, भाई नॉर्थन साइड में पंजाब हरियाणा बिल्कुल प्लेन क्यों है और हिमालय उठा क्यों है,
दोनों के बनने के प्रक्रिया में फर्क है ना। हिमालय उठा क्यों है और पंजाब हरियाणा बिल्कुल प्लेन क्यों है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस लैंडफॉर्म, ये लैंडफॉर्म के बनने के प्रोसेस में भी वेरिएशन है। तो बेसिकली फिजियोग्राफी में हम यही पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, वेरियस लैंडफॉर्म्स, ठीक है, और ये लैंडफॉर्म्स ऐसे क्यों हैं और ये लैंडफॉर्म्स बने कैसे, ठीक है। अब हम बेसिकली लैंडफॉर्म्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे? ऑब्वियसली लैंडफॉर्म्स को क्लासिफाई करना बहुत इजी है। हर वक्त अगर माउंटेन है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये माउंटेन है और ये प्लेन है? अगर मैं सी लेवल से मेजर करूं, समुद्री तट से मेजर करूं, सी लेवल से मेजर करूं, तो माउंटेन का हाइट ज्यादा होगा और प्लेन का हाइट कम होगा। तो बेसिकली लैंडफॉर्म को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे या डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? एक लैंडफॉर्म का हाइट फ्रॉम सी लेवल मेजर करेंगे। अगर माउंटेन है तो उसका हाइट फ्रॉम सी लेवल ज्यादा होगा, प्लेन का हाइट फ्रॉम सी लेवल कम होगा। और माउंटेन में जो स्लोप ज्यादा होगा, माउंटेन में स्लोप ज्यादा होगा, प्लेन में हर चीज जो भी जुनैद मेजर होता है समुद्री तट से मेजर होता है, क्योंकि सी लेवल को हम सी लेवल किसी सी नहीं, वो एक एवरेज हाइट होती है, एवरेज लेवल होता है। क्योंकि मैं उसका रीजन बता देता हूं आपको, मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं। अगर मैं स्लोप से, गगन कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है गगन? अगर मैं किसी प्लेन से, आदर्श जोक मार रहा है, ठीक है मार लेना, बट सीरियस काम हो जाने दो फिर मार लेना, ठीक है। ये अगर मैं किसी प्लेन से किसी माउंटेन का हाइट मेजर करूं, किसी भी माउंटेन का हाइट किसी प्लेन से मेजर करूं, तो ये जरूरी नहीं है हर जगह प्लेन का हाइट सेम हो, बट सी लेवल जो होता है वो एक एवरेज लेवल मानते हैं जहां से सब चीज का हाइट मेजर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए सी लेवल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब थोड़ा उठा हुआ और हरियाणा थोड़ा नीचे हो, और मैं किसको बेस मानूंगा? मैं एक ऐसा हाइट मानूंगा जो कि कांस्टेंट है, और सी लेवल को मैं कांस्टेंट लेवल से मेजर करता हूं। अच्छा, इसी बात पे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जुनैद कुछ कह रहा है, पहले जुनैद की बात सुन लो। जुनैद पता नहीं क्या कह रहा है, जल्दी बोलो। सर सी लेवल हर जगह सेम होता है या हमें खुद स्टैंडर्ड लिया? हमने इसको खुद स्टैंडर्ड लिया है, हमने इसको खुद स्टैंडर्ड लिया है। हेलो। हाँ बोलो। वैसे सर रामायण में हनुमान जी जो पहाड़ उठा के ले आए थे, तो उन लोगों के लिए तो रातों रात में एक पहाड़ उग गया था वहां पे। भाई एपिक है। अब ये आदर्श ने पूछ, गगन ने पूछा था, किसने पूछा था? अब गगन ने पूछा था। अच्छा पूछ नहीं रहा, बता रहा है। एक बात बता, इनका कहना है कि हनुमान जी श्रीलंका से पहाड़ उठा के लेकर आए थे, तो रातों के लिए पहाड़ गायब हो गया था, यही ना मेडिसिन के लिए लेकर आए थे। देख कुछ चीजें एपिक होती है। अब पोपॉय स्पिनच खा के मसल्स बना सकता है, बट अगर तेरे को अपने मसल्स बनाने हैं तो गगन जिम में जाके मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो फर्क होता है, एपिक होता है ना। बस ओके। अब जो लैंडफॉर्म्स एक्चुअली, अगर मैं आपको सी लेवल का डेफिनेशन अगर मैं आपको बता दूं, सी लेवल इज द बेस लेवल फॉर मेजरिंग एलिवेशन एंड डेप्थ ऑन अर्थ। ओके, अगर अर्थ में किसी भी चीज का एलिवेशन या हाइट मेजर करना है तो वो हम सी लेवल से मेजर करेंगे, क्योंकि जो ओशन होता है या सी लेवल होता है कंटिन्यूस वाटर बॉडी होती है, तो हम थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको एक एवरेज लेवल लेते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक एवरेज लेवल लेते हैं। यही क्वेश्चन आदर्श ने पूछा था, ठीक है। तो बेसिकली हम देखेंगे कैसे लैंडफॉर्म को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। अगर ये प्लेन है, इसका हाइट सी लेवल से कितना है और इसका हाइट सी लेवल से कितना है, तो इस तरीके से क्लासिफाई हो जाएगा। और दूसरी जो चीज है स्लोप, स्लोप अगर कोई भी लैंडफॉर्म का स्लोप ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा? कोई भी लैंडफॉर्म का स्लोप ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा?
भाई बताओ, एक तो तुम सब हेडफोन से लॉग इन करते हो ना, मेरे को बड़ा इरिटेटिंग लगता है। आदर्श, कोई भी लैंडफॉर्म का स्लोप ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा? चारू, अगर कोई भी लैंडफॉर्म का स्लोप, ढलान ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा भाई? विंटर कैसे होगा? मुझे बता दो, गलत आंसर दो बट मुझे बता दो कि कैसे होगा। प्रताप, वेरी गुड। लैंडस्लाइड्स होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे। अरे ढलान ज्यादा होगी तो मिट्टी नीचे नहीं आएगी, तो क्या होगा? लैंडस्लाइड्स होंगे। विंटर कैसे होगा भाई? अब ये कश्मीर के बारे में सोच रही है, तो कश्मीर अब किसी और वजह से वहां पे विंटर, उस स्लोप की वजह से विंटर नहीं होता वहां पे, ठीक है? वो अभी आगे पढ़ेंगे कि कश्मीर में क्यों विंटर होता है। तो स्लोप ज्यादा होगा तो वहां पे सॉइल इरोशन होने के ज्यादा चांसेस है, सॉइल इरोशन होने के ज्यादा चांसेस है। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, इसी आसाम में देखो, मैं ऐसा बुकिश वे में नहीं पढ़ाता तो एडजस्ट कर लेना। आसाम में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग किया जाता है इस सॉइल इरोशन को, क्योंकि वहां पे जो माउंटेन्स होते हैं उसमें ढलान ज्यादा होती है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग किया जाता है इस स्लोप को रोकने के लिए। उस फार्मिंग को क्या कहते हैं? वेरी गुड तुषांत, स्टेप फार्मिंग कहते हैं, और टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसे 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 स्टेप वाइज वो फार्मिंग करते हैं जिससे सॉइल इरोशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, और इसको टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। ओके, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब फिजियोग्राफी, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स इन अ रीजन एंड वेरियस फैक्टर्स, क्यों ये लैंडफॉर्म क्यों बने। और बेसिकली लैंडफॉर्म्स को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो कि भाई उस लैंडफॉर्म की हाइट कितनी है सी लेवल से, और उसका स्लोप कितना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी लैंडफॉर्म या कोई भी एरिया उधर के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को भी डिपिक्ट करता है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मैंने आपको बताया, गुजरात के लोगों का खाने का पीने का तरीका अलग होगा, पंजाब के लोगों का अलग होगा, वहां के ऑक्यूपेशन अलग होगा। इकोनॉमिक हो गया भाई, जॉब, पैसा आता है, ऑक्यूपेशन अलग होगा। तो इसी वजह से सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, एक पर्टिकुलर एरिया का लैंड फॉर्म उधर के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी इंपैक्ट डालता है। इसलिए हमें फिजियोग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? प्रता, अभी तक मैंने क्या बोला? क्या बोला प्रता मैंने? अब वो पॉपॉई था, वो कहां गया? गगन कहां गया? हंस बस के चले गया। प्रथा, स्विच ऑन योर माइक्रोफोन। हेलो। हाँ गगन, समझ में आ गया भाई? यस सर, क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है, होना चाहिए। मैं तेरे को, तू एसएससी पढ़ने आया है तो मैं सीधा तेरे को यूपीएससी करा दूंगा यहीं से। प्रथा बताना बेटा, मैंने क्या बोला अभी तक? आवाज ही नहीं आ रही। गगन तू बता दे भाई, प्रथा की आवाज नहीं आ रही, गगन बता देगा। सर पूरा बताऊं जो तक क्या हाँ, बताया, हाँ। लास्ट पॉइंट बताया वो बताओ। ना पूरा बता, जितना भी अभी तक समझ में आया। ठीक है सर, पूरा बताता हूँ। सर बिल्कुल। पूरी शुरुआत यहाँ से हुई थी, आपने फिजियोग्राफी की डेफिनेशन बतानी शुरू करी थी। तो आपने बताया था कि हर लैंड की सोइल अलग अलग होती है, जैसे जैसे जी। हम दूर जाते रहते हैं। तो आपने एग्जांपल दिया था कि कश्मीर से शुरू करके हम नीचे तक जाएंगे, और हम दूसरी साइड यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट तक जाएंगे, तो सोइल बदलती जाएगी। तो सोइल बदलेगी तो लोगों का खाना पीना बदलेगा, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स बदलेंगे, वहाँ के कपड़े वगैरह जो होंगे वो भी बदलेंगे, उनका ऑक्यूपेशन बदलेगा, और भी उनका इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो चेंज होगा इसी की वजह से। तो इस वजह जी। से जैसा जैसा लैंड होता है वैसे वैसे वहाँ पे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। कि जैसे जहाँ पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स पे क्या करते हैं लोग, लेकिन ये अभी आपने बताया नहीं माउंटेन पे करते क्या है, वो लेकिन ठीक ये है, चेंज। हाँ, तो यही आपने सर फिजियोग्राफी बताया। बताओ। फिजियोग्राफी सर ये होती है कि जैसे जितने भी लैंड्स हैं उनकी सॉइल अलग अलग होती है, तो इनकी जो स्टडी होती है इसको फिजियोग्राफी कहते हैं, और ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे भी इफेक्ट डालती है लोगों की। ठीक है, ठीक है ठीक सर। है। और एक एक पर्टिकुलर फिजियोग्राफी दूसरे फिजियोग्राफी से हम कैसे अलग कर सकते हैं, ये मुझे बताएगा तुषान। एक फिजियोग्राफी को हम दूसरे फिजियोग्राफी से अलग कैसे कर सकते हैं?
बताओ तुषार, तुषार की आवाज तो आ नहीं रही है। तुषार ने अनम्यूट तो कर लिया बट तुषार की आवाज नहीं आ रही है मेरे तक दोस्त। स्मृति बताओ। नहीं गगन तूने तो बता दिया भाई। पुनीता बता दो, एक फिजियोग्राफी को दूसरे फिजियोग्राफी से अलग कैसे कर सकते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी हाइट कंसीडर करते हैं, लैंडफॉर्म की हाइट कितनी है, और सेकंड कि उसका स्लोप कितना है। ठीक है, हाइट कहाँ से कंसिडर करेंगे? फ्रॉम सी लेवल। ओके। दूसरी बात स्मृति ने भी सही बताया, सुभाषिष ने भी सही बताया, बाय मेजरिंग देयर हाइट फ्रॉम सी लेवल एंड बाय कंप्राइजिंग हाइट्स फ्रॉम सी लेवल। वेरी गुड, ठीक है, ये चीज तो हो गई क्लियर। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर ध्यान से सोच के मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, अगर मैं इंडिया को इंडियन फिजियोग्राफी को मैं डिवाइड करना चाहूं तो कैसे डिवाइड कर सकता हूं? इंडिया के लैंड्स को, सॉइल को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, या उठा हुआ माउंटेन, ढलान, इसको डिवाइड करना चाहूं तो मैं कितने हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं? बताइए, कौन बताएगा? रिया ने बता दिया प्लेट्यू इज राइट। प्रथा कह रही है 5। जुनैद कह रहे हैं रिपीट द क्वेश्चन। जुनैद, इंडियन फिजियोग्राफी को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो कितने हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं और वो क्या क्या है? गगन 3। अब भैया बताओ तो सही कौन कौन से हैं? आइलैंड्स, ठीक है, प्रथा ने 2 नहीं बताया, रिया ने बता दिया, प्रथा ने बता दिया। डेजर्ट, नहीं बता दिया। प्लेन्स, माउंटेन्स और कोई भी वहां तक पहुंच नहीं रहा है, पूरे किसी ने नहीं बताया। एक तो मेरे को इरिटेशन हो रही है कि तुम लोग वैसे नहीं बोल रहे। 4 उन्हें बता दिए, एक कोस्टल एरिया। गगन माइक्रोफोन ऑन कर भाई, मैं तुझसे ही बात करके पढ़ाऊंगा, बता। अरे भैया जो पूछा उसका जवाब तो दे दे, वो सब तो मैंने पढ़ाना है आगे। प्लेट्यूज क्या होता है? मैंने तो सर टेंशन क्यों 3 ले? बोले थे। बता क्या क्या। एक तो माउंटेनियस जो ऊपर चढ़े हुए हैं, और एक एकदम हाँ प्लेन जो नॉर्थ में है ही, हरियाणा पंजाब, ठीक है, और एक सी लेवल पे है जो। 2 तो सही है, एक गलत हो गया। विशाल ने आंसर दिया है माउंटेन्स, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन, पेनिनसुला, प्लेट्यू, आइलैंड। विशाल ने सही आंसर दिया। देखो, अगर मैं इंडियन फिजियोग्राफी को डिवाइड करना चाहूं, तो मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, जिसको एक एक को मैं बहुत डीप में समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये 5 पार्ट समझ गए तो ज्योग्राफी आपकी बहुत आराम से हो जाएगी। अगर ये 5 पार्ट नहीं समझे तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझना है। तो ये जो 5 चीजें मैं आपको बहुत डीपली समझाऊंगा। माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, राइट? माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया कौन से हैं? माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया कौन से हैं बताओ? विशाल कौन सा है माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया? कोई तो बता दो, जल्दी बताओ। J&K। ना बाबा, हिमालयस। J&K तो ठीक है। माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। फिर जैसे हमारे गगन साहब ने बोला ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया, ग्रेट प्लेन, जैसे इनका तुषार वो उसका सब डिवीजन हो गया, ट्रांस हिमालयस वो सब उसका साउथ सब डिवीजन हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, दूसरा है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। जो पंजाब हरियाणा में जो जमीन है प्लेन एरिया है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया, ठीक है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया। हाँ, इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये सारे उसमें आ गए, ठीक है। फर्दर डिवीजन में आगे बताऊंगा। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटियाओ, जो सेंट्रल इंडिया में प्लेट्यूज आते हैं, प्लेटियाओ आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे सेंट्रल इंडिया में मेनली आते हैं, तो ये हो गए प्लेट्यू, ठीक है। उड़ीसा साइड में भी आते हैं, ठीक है, प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ये पढ़ना है। तो बेसिकली अभी तक क्या पढ़ा? माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड प्लेट्यू। फिर आता है कोस्टल प्लेन्स। तो विनीत आर्टिस्ट मत बन भाई। कोस्टल प्लेन्स,
कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स आपको सबको पता है, अगर इंडिया अगर कुछ नीचे की तरफ ऐसा आता है, जो ये एरिया है, केरला वाला एरिया ये है, ये समुद्र के खिलाफ आता है। उड़ीसा वाला एरिया इधर बे ऑफ बंगाल के खिलाफ सा पास आएगा, ये उड़ीसा वाला एरिया। सो कोस्टल एरियाज। एंड लास्ट वन इज आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं, नॉर्थन इंडियन प्लेन्स जो हमारे प्लेन एरिया है, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। समझ में आ गया? तो ये इंडियन फिजियोग्राफी 5 टाइप में डिवाइडेड है। अगर हमने इस 5 टाइप को अच्छे से समझ लिया, हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे लोग खाते क्या है, पहनते क्या है, कहाँ पे किस टाइप के सॉइल है, ये हम आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आगे हम यहाँ चलते हैं। देखो, इंडियन फिजियोग्राफी इज मेजरली डिवाइडेड इनटू, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी इट कैन बी डिवाइडेड टू 5 माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, जिसको हिमालयस के नाम से जाता है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया, पेनिसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम सबसे पहले आते हैं माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया पे, ठीक है। अब माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया में हमें क्या पढ़ना है भाई? जो सबसे पहली चीज है जिसका सिंपल शब्दों में अर्थ निकलता है, हिमालयस। अब एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल चीज बताना, हिमालयस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में? हिमालयस का क्या इंपॉर्टेंस है? India, security from China, or very good गगन, not only from China, security from Pakistan। अब एक चीज ध्यान से रखना, पहले गगन का पॉइंट क्लियर करते हैं। अगर ये कुछ इस तरीके से अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर की तरफ आता है, अगर हिमालयस ना होना तो पाकिस्तान के लिए हमारा जो बॉर्डर पे एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है, ऊपर से नीचे गोली मारना बहुत आसान हो जाता है, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारे लिए हिमालयस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब कारगिल वार में भी हमें जो लॉस हुआ था ये था कि देखो, आप नीचे की तरफ है और पाकिस्तान ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर गोली मारना मुश्किल होता है और ऊपर से नीचे गोली मारना बहुत आसान होता है। समझ में आया? तो ये एक फर्क होता है, और हिमालय सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। एक और पर्पस के लिए बहुत, रिवर्स हिमालय, हाँ, हिमालय से रिवर्स फ्लो करते हैं, उसके अलावा टूरिज्म है, बट एक और एक पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता देगा उसको कुछ मिलेगा तो नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। सीजन चेंजेस, रेन, विंड्स, भैया अगर हिमालय, तुषार ने लगभग सही आंसर दिया। अगर हिमालयास ना हो तो पहाड़ से, जो माउंटेनियस एरिया से कोल्ड विंड्स आती है ना, वो डायरेक्टली दिल्ली पंजाब रीजन को हिट करेंगी। जो कोल्ड विंड ऊपर से आती है वो दिल्ली पंजाब रीजन को हिट करेंगी, और नॉर्थन साइड से जो विंड आती है वो दिल्ली पंजाब रीजन को हिट करेंगी, और दिल्ली पंजाब एक कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। कोल्ड डेजर्ट मतलब क्योंकि इतनी कोल्ड विंड आएंगी तो वहां पे कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा तो वहां की जो जमीन है वो बंजर जमीन बन जाएगी। So the entire region will be completely cold stricken, और हम लोग वहां पे रह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। हमारे लिए वो बहुत चीज, और हर दिन आइस फॉल्स होंगे। इसलिए हिमालय जो साइबेरियन रीजन से कोल्ड विंड्स आती है उसको रोक के रखता है, जो नॉर्थन साइड से आती है, ठीक है। अब हम क्लाइमेटिक, और ऑब्वियसली क्लाइमेटिक कंडीशंस को वेरी करवाता है, ठीक है। अब हम आते हैं हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं, ओके। Himalayas are the youngest and loftiest fold mountains of the world, ठीक है।
फोल्ड माउंटेन्स है, यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट, मतलब अगर आप दुनिया के सारे माउंटेन्स को निकाल के देखें, अगर दुनिया के सारे माउंटेन्स को निकाल के देखें, हिमालय वो माउंटेन्स है जो सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है या जो सबसे लेटेस्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर दुनिया के सारे माउंटेन्स को निकाल के देखें, हिमालयस आर द माउंटेन्स व्हिच वर क्रिएटेड। भैया एक चीज मैं बता रहा हूँ, फोल्ड माउंटेन्स में बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा, जब मैं ओरिजिन ऑफ हिमालयस बताऊंगा तो मैं फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। और यंगेस्ट भी है और लॉफ्टीएस्ट भी है। लॉफ्टीएस्ट मतलब इसकी जो हाइट है वो बहुत ऊंची है। सो इधर से हमें पता चलता है, आपके पेपर में क्वेश्चन है यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं? हिमालयस। ठीक है, अभी गगन ने एक क्वेश्चन पूछा है फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, वो मैं जस्ट 2-3 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है, उसको अभी वहीं रहते दो। अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए हिमालयन माउंटेन्स एशिया में बाकी माउंटेन से, मतलब एशिया में और भी माउंटेन्स होंगे, एशिया के बाकी माउंटेन से हिमालयन माउंटेन्स कनेक्ट कैसे होते हैं, किस पॉइंट पर होते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पामेर नोड। पामेर नोड। सो हिमालयन माउंटेन्स आर कनेक्टेड विद अदर माउंटेन्स ऑफ एशिया एट पामेर नोड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा। या तो क्वेश्चन वो उल्टा करके पूछ लेगा कि एशिया के बाकी माउंटेन्स और हिमालयन माउंटेन्स ओरिजिन कहां से होते हैं, वो उस पॉइंट को भी क्या कहते हैं? पामेर नोड। एशिया के बाकी माउंटेन्स या हिमालयन माउंटेन्स का ओरिजिन कहां से होता है? पामेर नोड से होता है। समझ में आया? ठीक है, एशिया के बाकी माउंटेन्स और हिमालयन माउंटेन्स का ओरिजिन पामेर नोड से होता है, या हिमालयन माउंटेन्स एशिया के दूसरे माउंटेन से पामेर नोड पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किस किस को नहीं समझ में आया प्लीज आप पूछ लीजिए। मैं नाम लेता हूं, आदर्श, आदित्य, चारू, गगन, मुकुल, प्रथा, प्रिया, पुनीता, रवि, रिया, ऋषभ, संदीप, स्मृति, सुभश्री, सुशांत, वंश, विनीत, विशाल, जुनैद। किसको नहीं समझ में आ गया साफ साफ बोलना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट में। आ गया? सर पामेर कोट कोई जगह का नाम है? पामेर कोट नहीं, पामेर नोट है, पामेर नोट, कोट नहीं। सर ये दूसरे माउंटेन को कंपेयर करने के लिए होता है। मैं समझा नहीं दोस्त। दूसरे माउंटेन के बीच हाइट निकालने के लिए यूज होता है पामेर नोट। पामेर नोट एक ऐसी जगह है, कंपेयर करने के लिए नहीं है, ये तिब्बतन प्लेट्यू के पास आता है, तिब्बत के पास आता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है, कंपेयर नहीं, कनेक्ट होता है। ठीक है, पामेर नोट पे कनेक्ट होता है, कंपेयर नहीं। मतलब एशिया में दोस्त किसने पूछा था क्वेश्चन? आदर्श ने पूछा था। बताओ जल्दी बताओ, किसने क्वेश्चन पूछा था ये वाला? एशिया में भाई बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, हिमालयन माउंटेन्स पामेर नोट में इन माउंटेन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सुभश्रेष्ठ ने पूछा था। ठीक है सुभश्रेष्ठ, हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें मेरे को बताओ ये कौन सा डायरेक्शन होता है? मैं तनु मैम की क्लास को चेक करता हूँ कि तनु मैम क्या पढ़ाती है। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? बताओ जल्दी बताओ। हेलो हेलो हाँ, नॉर्थ सर, नॉर्थ। नॉर्थ है पहला। हाँ, अब और ये कौन सा होता है? वेस्ट, NEW। भाई गधे, साउथ होता है ये। साउथ। ये कौन सा होता है? NEW वेस्ट। वेस्ट। और ये कौन सा होता है? ईस्ट। ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हर वक्त क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। वेरी करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट। जुनैद ने बोला नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हर वक्त क्या होगा?
नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में हर वक्त क्या होगा? साउथ वेस्ट। अभी बताता हूँ ये क्यों पूछ रहा हूँ। साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच में हर वक्त क्या होगा? साउथ ईस्ट। इतना समझ में आ गया कैसे निकाला ये सब? समझ में आ गया? अब एक चीज और दिखा देता हूँ यहीं पे, कलर चेंज कर लो पेन का। भैया जो हिमालय का ओरिएंटेशन है, हिमालय का ओरिएंटेशन मतलब हिमालय किस तरह लाई करता है? हिमालय हर वक्त आर्क के फॉर्म में लाई करता है। आर्क मतलब क्या होता है? ये आर्क होता है ना, ऐसे ऐसे हम कहते हैं ना आर्क, तिरछा, लाइक आर्क के फॉर्म में, आर्क के फॉर्म में। ये तो समझ में आता है ना, हिमालय हर वक्त आर्क के फॉर्म में उसका ओरिएंटेशन है। और हिमालय किस तरीके से आर्क के फॉर्म में बनता है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। ये भी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि भाई ये आर के फॉर्म में क्यों है। अब यहाँ पे मैंने दो लूप होल छोड़े हैं कि भाई पहला लूप होल छोड़ा है फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, और दूसरा लूप होल मैंने छोड़ा है कि हिमालय आर के फॉर्म में कैसे होता है। ये दोनों मैं मिला दूंगा अभी। इतना समझ में आ गया भाई? हिमालय आर के फॉर्म में होता है, नॉर्थ वेस्ट से वो साउथ ईस्ट की तरफ आर के फॉर्म में होता है, ये अंदर की तरफ दबा होता है। क्लियर? विनीत को समझ में आ गया? वंश? ठीक है। अब हमने यहां पे क्या क्या पढ़ा? यंगेस्ट, लॉफ्टीएस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हिमालयस है। एशिया के बाकी माउंटेन से पामेर नोड पे कनेक्ट होता है। ठीक है, बाकी सारे एशिया के माउंटेन्स या रेंजेस पामेर नोड से शुरू होते हैं। हिमालय का ओरिएंटेशन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ कुछ इस तरह कैसे आता है। इतना क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं कि भाई हिमालय बना कैसे। इसमें जितना अभी पढ़ाया इसमें किसी को डाउट है? नहीं। ओके, आदित्य ने बोल दिया यस क्लियर। अब पढ़ते हिमालय बना कैसे। अब एक चीज होती है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं? सुनने में ना ये नाम सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट होते बहुत सिंपल है। जो अर्थ में अलग अलग लेयर्स होते हैं, अर्थ में क्या होती है? लेयर्स होती है। ठीक है, अब इसमें से अब जो ऑरिजिन ऑफ हिमालयस है इसको हम किस चीज से मिला सकते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ मिक्स कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि भाई ऑरिजिन ऑफ हिमालयस तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब ये है कि हिमालयस कैसे बना। अब भाई इसको मैं प्लेट टेक्टोनिक्स से कैसे मिलाऊं? प्लेट टेक्टोनिक्स से कैसे मिलाऊं? जो अर्थ में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है लिथोस्फीयर। क्या नाम होता है? लिथोस्फीयर। अर्थ में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है लिथोस्फीयर। सुन रहे हो? सो गए? ठीक है, अब ये जो लिथोस्फीयर है ना भाई, लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स या स्लैब्स। ये जो लिथोस्फीयर है ये डिवाइड होता है, ये जो लिथोस्फीयर है डिवाइड होता है किसमें? स्लैब्स में डिवाइड होता है। अब नहीं समझ में आया होगा, बता देता हूं भैया। अगर ये लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, तो इस लिथोस्फीयर में अलग अलग स्लैब्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लैब्स होता है। ठीक है, अब इसको टोटली में मैं लिथोस्फीयर बोलूंगा, इसको टोटली में मैं लिथोस्फीयर बोलूंगा, बट ये अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड है। समझ में आ गया गगन? ये अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब ये स्लैब्स क्या करते हैं? ये लाइन यहां कहीं लिखी भी होगी, लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्लैब्स। ये स्लैब्स जो है इसको हम क्या कहते हैं? जो मैंने अभी स्लैब्स बनाए ना आपको, ये मैंने आपको स्लैब्स बनाए बताए, ये जो स्लैब्स है इसको हम कहते हैं, इस स्लैब्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो स्लैब्स है भाई एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके स्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके स्लाइड करते हैं, जिसको कहते हैं, वो जो स्लाइडिंग करते हैं वो होता है एक सेमी मोल्टन लेयर होता है। सेमी मोल्टन लेयर का मतलब क्या होता है? सेमी मोल्टन
लेयर के ऊपर स्लाइड करते हैं। सेमी मोल्टन लेयर का मतलब हल्का सा गीला होता है। ग्रीस सुना है? ग्रीस एंड ऑयल सुना है? जो गाड़ी में ल्यूब्रिकेंट यूज होता है, स्मूथ दरवाजे में लॉक वॉक लग जाए तो ग्रीस को यूज करते हैं जो साइड में। तो सेमी मोल्टन लेयर होता है, उसके ऊपर ये ऐसे करके स्लाइड करते हैं और इसी सेमी मोल्टन लेयर का नाम क्या बोलते हैं? उसको एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। अभी तक क्या पढ़ा? लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर बहुत सारे नंबर ऑफ स्लैब्स में डिवाइडेड है और ये जो स्लैब्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और इसके बीच में एक सेमी मोल्टन लेयर होता है। इस स्लैब्स के बीच में एक सेमी मोल्टन लेयर होता है, एक स्लैब्स के बीच में सेमी मोल्टन लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। ये जो प्लेट है ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर अलोंग दिस मार्जिन। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन वेरियस जियोलॉजिकल मूवमेंट्स लाइक फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक occur। अब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये जैसे एक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट की बात कर रहा हूं, ये टेक्टोनिक प्लेट है। अब इसके बीच में मैंने कहा एस्थेनोस्फीयर है। इसके बीच में क्या है? एस्थेनोस्फीयर। अब ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो होते हैं, स्लाइड होते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं मार्जिन पे। ठीक है, ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब ये मार्जिन पे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड और स्लाइड अप और स्लाइड डाउन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग का मतलब होता है अब दो टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे करके एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे जो बीच में, एक मिनट, यहाँ पे जो बीच में पत्थर होते हैं वो क्रश हो जाते हैं। क्या होते हैं? क्रश हो जाते हैं। पत्थर जो होते हैं क्रश हो जाते हैं और वो नीचे 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 मिट्टी जमा करते रहते हैं। और इस तरीके से, इस फोल्डिंग से टेक्टोनिक प्लेट्स जब मार्जिन पे इंटरेक्ट करने के वजह से वहां पे जो स्टोन्स है क्रश हो जाते हैं और उस क्रशिंग के वजह से जो माउंटेन्स बनता है उस माउंटेन को फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ये जो फोल्ड माउंटेन्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये और ऐसा नहीं होता कि एक रात में माउंटेन्स बन गए, टाइम लगता है। ठीक है, बहुत टाइम का प्रोसीजर होता है और इसी टाइप के माउंटेन्स को फोल्ड माउंटेन्स। सर डाउट। हाँ पूछो सुनिए। सर आपने कहा कि जो प्लेट्स के बीच में वो होती है, मतलब जो वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे से, तो जो बीच में पत्थर हैं वो पिस जाते हैं, तो फिर उनसे माउंटेन्स कैसे बनते हैं? आई मीन वो तो अर्थ की क्रस्ट के नीचे होते हैं, तो फिर वो माउंटेन्स तो अपर साइड पे कैसे जाते हैं? बताता हूँ। देखो, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था कि लाइक पत्थर जो होते हैं वो क्रश हो जाते हैं और फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होता है। अब एक चीज समझो, कोलिशन हो रहा है, कोलिशन हो रहा है, हैवी कोलिशन होता है और हैवी स्टोन्स क्रश होते हैं। तो ऑब्वियसली जो क्रश है वो पाइल अप होते जाता है, पाइल अप होते जाएगा एक के ऊपर एक। अगर आपको क्रश, ये मैंने आपको ऊपर से अपर से डायग्राम दिखाया था, आप उसको ग्लोबल लेवल से देखो। अगर ये अर्थ का, ये आपका प्लेन है और ये अर्थ का नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे क्रशिंग हो रही है। सपोज कुछ टाइम बाद आएगा कि ये ऊपर उठेगा, ये पाइल अप होगा, ये पाइल अप होगा, ये पाइल अप होगा एंड इसी तरीके से ये जो मिट्टी है जमा होती जाएगी एंड दिस इज द प्रोसीजर टू फॉर्म द फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर? जुनैद कहां चले? आगे समझो जुनैद? यस सर, आ गया। अब एक और चीज सुनो, अब ये और क्लियर हो जाएगा। अब भाई क्या होता है, कभी कभी कोलिशन इतना, ये जो स्लाइडिंग है कुछ ज्यादा हो जाता है कि अर्थ, जैसे जुनैद ने पूछा ना, ये काफी दूर चले जाता है और पत्थर में क्रैक्स आने लगते हैं। अगर एक पत्थर ऐसा होता है, पत्थर में क्रैक्स आने लगते हैं और इसी क्रैक्स को कहते हैं फॉल्टिंग। फॉल्टिंग, पत्थर में क्रैक्स आने लगते हैं। और इस फॉल्टिंग के थ्रू क्या हो सकता है, कभी सोचा है? जब पत्थर में बड़े बड़े क्रैक्स आते हैं क्या होता है, सोचा है? फॉल्टिंग वैलीज बनती हैं, नहीं, अर्थक्वेक्स वगैरह। नहीं, थोड़ा सोचो। गैप आ गया, पत्थर के गैप वाइड हो गया तो क्या बनेगा? खाई बनेगी सर, क्या बनेगा? खाई खाई।
माउंटेन्स टूट जाएंगे आपस में जो होंगे फिर। अबे विशाल पत्थर तो टूट जाता है, अबे बनेगा क्या उसमें से, क्या होगा अगर फॉल्टिंग बड़ी हो गई तो? उस फॉल्ट में से क्या निकलता है कभी कभी? लावा, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। गगन ने फिनिश है भाई, ये बंदा चैंपियन है। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं यार। अच्छा समझ में आया? आया समझ में? लावा निकलता है इन्हीं पत्थरों से तो निकलता है। आया स्मृति समझ में? जुनैद, विनीत, विशाल, संदीप, मुकुल। मुकुल क्या हो गया भाई? ठीक है, अब फोल्डिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है, वॉल्केनिज्म हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, और भाई जमीन के नीचे इतना बड़ा कोलिशन चल रहा है तो क्या हो सकता है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी हो सकता है। अब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पे मर्ज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करके एक दूसरे पे मर्ज करते हैं, तो दे डेवलप a margin where two tectonic plates converge and collide with each other, fold mountains create होते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास से मर्ज करके स्टोन्स को क्रश करते हैं तो वहां पे फोल्ड माउंटेन्स बनता है। देखो, और जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आके हैं तो उसको क्या कहते हैं? इधर से ये पास आया, इसको इधर से ये पास आया, तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेन्स। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट प्लेन्स। और इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या कहेंगे? अगर एक मिनट कुछ, तो ये मेरे पास ये है, मैं इसको ऐसे करके दोनों तरफ से दबा रहा हूं, ऐसे करके अंदर की तरफ दबा रहा हूं, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे? अंदर की तरफ ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं, इस फोर्स को क्या कहेंगे? इस फोर्स को क्या कहेंगे? अरे किसी चीज को मैं दबा रहा हूं तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? यस, कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेस करते हैं एक दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को कन्वर्ज करते हैं तो उस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं? कंप्रेशनल फोर्स। और कंप्रेशनल फोर्स के वजह से वहां पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, यहाँ पे जो पत्थर होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये क्रश होते हैं और उसके एक माउंटेन्स बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। और अगर ये चीज दूर जा रही है तो क्या होगा? ये चीज दूर जा रही है तो क्या होगा? वो कौन सा फोर्स लगेगा? दूर जा रही है तो फोर्स कौन सा लगेगा? एक तो पास आ रही है तो कंप्रेशन लगेगा, और दूर जा रही है तो कौन सा फोर्स होगा? ना, रिपल्सिव नहीं। दूर जा रही है तो डाइवर्जेंट फोर्स। डाइवर्जेंट, कंप्रेशन, डाइवर्जेंट, दूर जाना। और इस क्वेश्चन को मैं आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता हूं, टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जन के वजह से क्या हो सकता है? टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जन के वजह से फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो सकते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स के डाइवर्जन के वजह से क्या क्रिएट हो सकता है? टेक्टोनिक प्लेट के डाइवर्जन की वजह से क्या क्रिएट हो सकता है? टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जन की वजह से क्या क्रिएट हो सकता है? फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो सकते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स के डाइवर्जन की वजह से क्या क्रिएट हो सकता है? लावा या वॉल्केनिक इरप्शन। आदिति माइक्रोफोन यूज करना, माइक्रोफोन प्लीज। आदिति माइक्रोफोन। एक तो तुम सबको ये गंदी आदत है कि मतलब हेडफोन यूज करके लॉग इन करने का, अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी पूछना है ना तो पूछ नहीं पाते। भैया पीपीटी ले लेना, मुझे क्या दिक्कत है? मेरी सारी पीपीटी ले लो तुम, ग्रुप पे, घर पे, कहीं भी ले लो। तनु मैम से मांग लेना, मेरी सारी पीपीटी हिंदू जोन पे अपलोडेड होंगी। अनेबल आ रहा है। आदित्य, फ्रिक्शन बेटा तब जनरेट होता है जब एक चीज एक दूसरे चीज के ऊपर से स्लाइड करती है। दैट इज व्हेन फ्रिक्शन इज जनरेटेड। ठीक है, अब ये तो मैंने समझा दिया, एक और बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं।
ऑरिजिन ऑफ हिमालयस को प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वो अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड होता है। इस स्लैब्स के बीच में एक मॉल्टन लेयर होता है, उस मॉल्टन लेयर या सेमी लिक्विड लेयर को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर से टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, और स्लाइड करने के वजह से जब वो कन्वर्ज होती है कभी कभी, तो उधर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो क्रश हो जाते हैं और फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं, और जब वो डाइवर्जेंट होती है तो फॉल्टिंग भी हो सकता है। फॉल्टिंग की वजह से वोल्केनिज्म या अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है, तो यही बेसिकली आपको कंसेप्ट था। ये मेरे को लगता है कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है ये मैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अभी पढ़ाऊंगा, इस क्लास में पढ़ाऊंगा या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भैया हिमालय जो है आर्क में क्यों है। ठीक है, अब जो क्या होता है कि अब अलग अलग प्लेट्स बोला ना, टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने बोला ना, अलग अलग टाइप के प्लेट्स होते हैं जिसको कन्वर्जन होता है। जो हमारा जो हिमालयस बना था वो दो प्लेट के कोलिशन से होता है, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट एक यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों चीजें कन्वर्ज होती हैं तो इसके पास में जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये क्रश हो जाता है और फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जन से जो समुद्री तट पे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो क्रश हो जाते हैं, स्क्वीज्ड हो जाते हैं और हिमालयस बनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। विनीत ये सब पहले अपलोड होगी, वरना तनु मैम से मांग लेना, तनु मैम दे देंगी। सर ये दूसरी प्लेट का नाम क्या था? यूरेशियन। ओके सर। ठीक है, और अब हिमालयन माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हिमालयन माउंटेन्स में रिजेस होते हैं, उठे हुए जमीन होते हैं, वैलीज होते हैं, इसके बीच में से पानी फ्लो करती है, सब तो आपको पता है। रिजेस होते हैं, वैलीज होते हैं, मतलब पानी फ्लो करते हैं। ये हिमालयन माउंटेन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब हिमालयन माउंटेन वेस्टर्न सेक्शन में नैरोअर है, वेस्टर्न सेक्शन में ब्रॉडर है। मतलब कहने का मतलब है, अब ये भी आपको पता चलेगा प्लेट टेक्टोनिक पे कि वेस्टर्न साइड में हिमालयन माउंटेन्स ब्रॉडर क्यों है। मतलब वेस्टर्न साइड में अगर हिमालयस को देखो तो ये ब्रॉडर है, जैसे जैसे ये साउथ ईस्ट की तरफ आएगा जो इसका गैप है भाई ये कम हो जाएगा, ये गैप कम हो जाएगा। ये भी मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब क्यों होता है ये इस वजह से होता है, मैं पूरे डिटेल में अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। जब किसी चीज में जो फोर्स होता है, जब कोलिशन होता है, जब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कोलिशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वो इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, जिस साइड में पहले लगा और बात वाली जगह इंटेंसिटी कम होगी। इसलिए वेस्टर्न साइड में इंटेंसिटी कम है और ईस्टर्न साइड में इंटेंसिटी ज्यादा थी, इस वजह से यहां पर ये नैरो हो गया, दब गए। ठीक है, तो आपको बस यही पूछा जाएगा कि हिमालयन माउंटेन्स वेस्टर्न सेक्शन में क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, नैरोर होते हैं। वेस्टर्न साइड में वो ब्रॉडर होते हैं, जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाता है वो नैरोर हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ईस्टर्न सेक्शन में, जैसे ये मैंने वेस्ट में ये बनाया ऐसे, और जैसे ही मैं ईस्ट की तरफ आ रहा हूं इसका गैप कम हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पानी की धार तो होगी, यहाँ पे पानी की धार होगी, यहाँ पे पानी की धार कम होगी। वैलीज यहाँ पे टोटली एब्सेंट होंगी, बट वैलीज यहाँ पे काफी हद तक होंगी, यहाँ पे वैलीज होंगी, यहाँ पे वैलीज टोटली एब्सेंट। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा, ढलान ज्यादा होगा। क्लियर, यहाँ पे वैलीज ज्यादा होंगी, यहाँ पे वैलीज कम होंगी, बट यहाँ पे ढलान ज्यादा होगा। इतने में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है, बताओ।
ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा मैं 3:30 बजे तक खींचता नहीं हूँ इसको, क्योंकि आज जब मैं आपको ज्यादा पढ़ा दूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ाया रिवाइज करना, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना जो मैंने पढ़ाया। अगली क्लास में मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखाऊंगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आगे कहीं लिखा है या मैंने को लिखवाना पड़ेगा? हाँ, मेरे को लिखवाना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आई विल मेक यू राइट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस सर, ओवरलोड आ जाएगा भाई, पढ़ ले भाई, कुछ ओवरलोड नहीं होता। चलो ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय बाय। होप मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। कोई दिक्कत है या मॉड्यूल चेंज करना है, स्पीड बढ़ाना है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक है, अगली क्लास में हम देखो, हर सब्जेक्ट का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं हिस्ट्री को स्टोरी फॉर्म में पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी को नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, और पॉलिटी को आर्टिकल्स, केस, मर्डर वगैरह से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। और कल हम इकोनॉमिक्स की क्लास में मिलते हैं। कल जिसको इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करके कर लेना। कल मैं पढ़ाऊंगा इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं कल पक्का, ठीक है, जिसमें मैं अलग अलग बैंक्स के बारे में आपसे 1 घंटे चर्चा करूंगा। टाइम कितने बजे है? टाइम कल तनु मैम इन्फॉर्म कर देंगे मुझे यार। टैक्सेशन है, चलो टैक्सेशन पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, मैं तो चेंज कर देता हूँ। टैक्सेशन ओवर हो गया? नहीं, टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ ना अभी मैं, टैक्सेशन ओवर नहीं हुआ, टैक्सेशन शुरू करना है ना मैंने। कोई भी चैप्टर शुरू कर सकता हूँ, टैक्सेशन शुरू करना है ना। हाँ, टैक्सेशन ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ भैया, न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक है ना कल पुनीता, न्यू टॉपिक है ना। हाँ, न्यू टॉपिक है। गगन तू पक्का आइयो और टैक्सेशन इन इंडिया पढ़ियो, सब ज्वाइन करना। और क्या बोलते हैं, और मैं क्या कह रहा था, मैं कुछ कह रहा था, मैं कह रहा था यार तुम लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर लिया करो, आवाज सुन के डिस्कस करके पढ़ाने में और मजा आता है rather देन चैट बॉक्स देख के पढ़ाने में, ठीक है। सब अपना अपना माइक्रोफोन ऑन करो, ठीक है। चलो बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर। आईपीएल देखो, कल आईपीएल आएगा।